फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल आरटीपी फॉर मई 2026। तो सर, सीए फाइनल का आरटीपी आ चुका है, बीओएस पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आरटीपी का डिस्कशन है, ये बहुत ही डिटेल डिस्कशन होने वाला है। तो अगर आप जीएसटी से रूबरू हैं, बहुत अच्छी बात। और अगर आप जीएसटी से रूबरू नहीं भी हैं, तो मैं आपको इस आरटीपी के थ्रू साथ साथ में रिवीजन भी कराता रहूंगा, और जैसे क्वेश्चंस आए हैं तो उसके साथ साथ अपन इसको रिवाइज भी करते रहेंगे। सर, आरटीपी का लेवल इस बार मैं आरटीपी से थोड़ा संतुष्ट कम हूं, क्योंकि आरटीपी का इतना अच्छा लेवल नहीं है। क्वेश्चन बड़े सिंपल है, एमसीक्यू थोड़े से ट्रिकी है। बाकी वीडियो के एंड में आप मेरे को बताना कि कैसा क्या आरटीपी का लेवल लगा। चलो भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले केस सिनारियो नंबर 1। Carbonite Industries Limited is a supplier registered under GST in Ahmedabad. It is engaged in manufacture of smartwatches and supply of various other goods and services. Smartwatches are supplied with a standard warranty period of 1 year. In addition, CIL also offers an optional extended warranty for a further period of 6 months under separate agreement entered into with various customer for smartwatch sold through its distributor. मतलब देखो, ये क्या बोल रहा है ना, एक CIL नाम की इंडस्ट्री है। ये क्या बेचती है? ये बेचती है अपना वॉच, स्मार्ट वॉच। इस स्मार्ट वॉच में अपना एक नॉर्मल वारंटी तो आती है, प्लस एक आती है हमारी एक्सटेंडेड वारंटी। ठीक है, अगर आप किसके थ्रू बेचते हो, इफ यू आर सेलिंग वाया डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वारंटी है 1 साल की, वो तो ठीक है। और ये एक्सटेंडेड वारंटी हमारी कितना, 6 महीने की। एक्सटेंडेड वारंटी इज इफेक्टिव आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल वारंटी विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल सेल ऑफ स्मार्ट वॉच। ठीक है, जैसे ओरिजिनल वारंटी खत्म होगी तो एक्सटेंडेड वारंटी इफेक्टिव आएगी। एक और चीज़, ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है ये भी कभी दी जा रही है, ओरिजिनल जब हम वॉच बेच रहे हैं उसी टाइम पे दी जा रही। इट प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है सर, कार्बोनाइट कहाँ पे है? अहमदाबाद में। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ, अहमदाबाद। अब इन्होंने हमको डिटेल दी हुई, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। सबसे पहले, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ स्मार्ट वॉच विद स्टैंडर्ड वारंटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो विद इन गुजरात और आउटसाइड गुजरात। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड वारंटी पीरियड है सर, कंपोजिट सप्लाई है, और जो ओरिजिनल स्मार्ट वॉच का रेट है वही हमारा लग जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो वही है। तो विद इन गुजरात हमारा CGST SGST, और आउटसाइड गुजरात हमारा IGST। एक बार रेट देख लें क्या, तो रेट 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 ये रहा। Rate of CGST, SGST, IGST 9%, 9% and 18% for both inward outward supply of goods and services except warranty services। तो वारंटी सर्विसेज पे 2.5% रेट है। बट सर, ये तो कंपोजिट सप्लाई है, तो हमें तो ये देखना ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, 15 लाख और 35 लाख। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ अक्टूबर ना, पर्टिकुलर्स CGST, SGST, IGST। 15 लाख का 9%, 1,35,000, और यहाँ पे भी 1,35,000। और 30 लाख का 18% हो गया हमारा 5,40,000। ठीक है, चलो 30 लाख नहीं, 35 लाख, 6,30,000। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड बाय CIL फॉर एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइडेड बाय इट फॉर द सेल्स इफेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब इसमें ना बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों कंफ्यूज हो जाएगा? क्योंकि सर, ये अक्टूबर में एक्सटेंडेड वारंटी बेची। अब आप बोलोगे इसके ऊपर रेट कौन सा लगा है, 5% लगाएं या 18% लगाएं?
अब आप तो 5% लगाओगे क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी का कॉन्ट्रैक्ट अलग है और नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो अलग है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई थी जो आपने शायद पढ़ी नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ था कि स्मार्ट वॉच स्टैंडर्ड वारंटी तो है, ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एक्सटेंडेड वारंटी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। और extended warranty is effective after expiry of original warranty which has been provided at the time of actual sale of smartwatch। भाई जब हमने स्मार्ट वॉच बेची थी तो तभी ओरिजिनल वारंटी प्रोवाइड करी गई और तभी कस्टमर को एक्सटेंडेड वारंटी भी प्रोवाइड करी गई। तो ये पूरा बंच बना ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई और यहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो वॉच ही रहेगी। तो यहाँ पे 5% का रेट नहीं लगेगा। कौन सा रेट लगेगा? 18% का रेट लगेगा। आया आपको समझ में? अच्छा सर जो सितंबर मंथ है, हाँ सितंबर मंथ में आप बोलो कि सर 5% का लगेगा क्योंकि सितंबर मंथ की मेरे को इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है। अक्टूबर की दी हुई है ना कि भाई अक्टूबर में हमने ये वॉचेस बेची है। आ रही है आपको बात समझ में? सर अभी तो हमको अक्टूबर का कैलकुलेशन करना है, सितंबर में अभी अपने को नहीं जाना, फिर क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो करेंगे। तो यहाँ पे रेट 18% लगेगा राजा। तो 1.5 लाख विद इन गुजरात और 3 लाख आउटसाइड गुजरात। तो 1.5 लाख है ना, 13,500, 13,500 और 3 लाख का 18% 54,000। चलो आगे आ जाओ। कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स replenished by CIL to distributor through delivery चालान without charging any consideration। भाई जब स्पेयर पार्ट्स का कुछ पैसा ही नहीं लिया है तो फिर ये सप्लाई नहीं बनेगा, और जब ये सप्लाई नहीं बनेगा तो यहाँ पे जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। सिंपल। आगे आ जाओ। फिर डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। सबसे पहले रॉ मटेरियल इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी 10 लाख की वैल्यू है। तो सर इस 10 लाख की वैल्यू पे आईटीसी मिलेगा? हाँ आईजीएसटी लगेगा और आईटीसी भी मिलेगा, बट अपने को यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी दी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं। CIL took the delivery of raw material imported Germany from Kandla port on 13th October after payment of custom duty and social welfare surcharge। सर हमने 13 अक्टूबर को इसकी डिलीवरी ले ली, तो हम तो अक्टूबर के महीने में ही है, तो इसका आईटीसी मिलेगा भाई 10 लाख का कितना परसेंट? 18%, दैट इज 1,80,000। मैं यहाँ पे एक आईटीसी का भी कॉलम बना देता हूँ। CGST, SGST और IGST। आगे आ जाओ। डेबिट नोट रिसीव फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका फॉर प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विसेज ऑन 2 अक्टूबर एज अ पार्ट ऑफ वारंटी टू वन ऑफ द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ CIL। No consideration was charged from the customer for the same. Date of issue of debit note was 25th October and payment was made on the same date। भाई कस्टमर से हमने कंसिडरेशन चार्ज नहीं करा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सप्लाई नहीं बना। बट ये डेबिट नोट रिसीव फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो भाई जो डिस्ट्रीब्यूटर ने बिल बनाया होगा CIL के, तो CIL तो पैसे देगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने बिल बनाया होगा, CIL पैसे देगा। क्या करस्पॉन्डिंगली CIL को आईटीसी भी मिलेगा? हाँ भाई CIL को आईटीसी भी मिलेगा। अब ये है कहाँ पे? कर्नाटका। हम अहमदाबाद में, तो 15,000 का 18% या आईटीसी मिलेगा। यहाँ पे गड़बड़ मत करना। तो ये कितना आ गया भाई? 2700 रुपये। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स ऑन 25th September फ्रॉम पाटागोनिया LLP रजिस्टर्ड इन तमिलनाडु एंड फाइलिंग GSTR 1, और इन्होंने GSTR 1 15 अक्टूबर को फाइल करा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर 2 लाख और 2 लाख का कितना परसेंट? 18% है ना, क्योंकि IGST लगेगा, तो मिलेगा भाई, इसका भी आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन सेंड डायरेक्टली टू जॉब वर्कर प्रीमाइसेस। ठीक है, अगर डायरेक्टली भी जॉब वर्कर प्रीमाइसेस को चला गया है तो भी आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। इंट्रा है तो 4 लाख का 9% 36,000।
और 36,000। आगे आ जाओ, आगे लिखा हुआ है CIL सप्लाई टैक्सेबल गुड्स इन द टेरिटोरियल वाटर्स फॉर 6 लाख। अब ये सितंबर में करा अक्टूबर में करा ये बताया नहीं। टेरिटोरियल वाटर्स इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा लिखा हुआ है ना अक्टूबर, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ केरला एंड 15 फ्रॉम तमिलनाडु। तो जो पास में रहता है वो लेते हैं एज पर सेक्शन नंबर 9। तो पास में हमारा केरला है वो लेंगे, IGST लगाओ, तो 6 लाख का 18% हमारा IGST लग जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। फिर CIL supplied solar panels used for business and on which no ITC has been taken, given free of cost to unrelated person। भाई देखो, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स ऑन विच ITC हैज बीन टेकन तो सप्लाई बनता है, ITC यहाँ पे लिया नहीं है। दूसरा, अगर आप पैरा 2 बोलोगे शेड्यूल 1 का, तो वो भी यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि अनरिलेटेड पर्सन को दिया है, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं बनेगा। मोल्ड्स एंड डाइस, सर ये हमने 2 साल पहले खरीदा, उससे कोई मतलब नहीं है। मोल्ड्स एंड डाइस आपने सप्लाई करा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो भैया मोल्ड्स एंड डाइस आप सप्लाई कर रहे हो तो वो भी हमारा सप्लाई नहीं बनेगा क्योंकि आपने FOC बेसिस पे दिया। ये CBIC का क्लैरिफिकेशन भी है। फिर ट्रेनिंग दी है ऑन सेल्स एंड कस्टमर इंगेजमेंट स्किल्स टू इट्स एजेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई एजेंट को गुड्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो सप्लाई बनता है, ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो सप्लाई नहीं बनता है क्योंकि वो सर्विसेज है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ITC का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 95,000 CGST, 65,000 SGST। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 95,000 CGST, 65,000 SGST और 5,25,000 IGST। बस और कुछ भी नहीं है, पढ़ते जाते फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय CIL डू नॉट अमाउंट टू सप्लाई। सर ये सप्लाई है क्या? हाँ सर। सोलर पैनल ये सप्लाई नहीं है, ठीक है। मोल्ड्स एंड डाइस ये भी सप्लाई नहीं है। सर ट्रेनिंग ये भी सप्लाई नहीं है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों सप्लाई नहीं है, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज B। GST पेबल ऑन स्मार्ट वॉच सप्लाइड अलॉन्ग विथ एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर्ड फॉर सेल्स इन अक्टूबर। देखो क्वेश्चन में भी कितना बताया हुआ है, अलॉन्ग विथ एक्सटेंडेड वारंटी, ताकि आप रेट गलत चूज ना करें। तो कितना क्या GST है? ओहो, तो ये था हमारा 1,35,000 और 13,500 है ना, ये वारंटी का। तो ये 148,500, 148,500, ये 1,08,000 हटा देना अभी, क्योंकि वो 1,08,000 इसका नहीं है। तो इधर भी ऑप्शन आ रहा है मेरा B वाला। ऑफर्ड फॉर सेल इफेक्टेड इन सितंबर, तो जो सितंबर में इन्होंने दिए, अब देखो सितंबर में अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो विद इन गुजरात और आउटसाइड गुजरात ना, तो 5% का रेट लगाना पड़ेगा। विद इन गुजरात 2.5% तो 1,250, 1,250 और 5,000। ये रहा, ठीक है, डन डन डन। सर स्पेयर पार्ट्स रेप्लेनिश्ड बाय CIL टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी, तो GST इसमें पेबल था। स्पेयर पार्ट्स नील, कोई GST पेबल नहीं था भाई स्पेयर पार्ट्स के ऊपर। तो ITC फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो प्लस कर दो ना यार, 95 प्लस 36, ये आया मेरा 1,31,000, 1,01,000, 7,43,700, 1,31, 1,01,000, 743,700। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन टेरिटोरियल वाटर इज केरला। केरला ही था ना सबसे पास में। हाँ केरला, और इस 6 लाख के ऊपर IGST लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। एक बार हम आंसर चेक कर लें क्या? कर लो भाई कर लो, पहले अपन देख लेते ना। BBCDAB, 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 BBCDAB,
B, B, C, D, A और B। ठीक है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तुम है ना चीटिंग करके क्वेश्चन को कभी मत करना, नहीं तो आपका जीएसटी क्या कोई भी सब्जेक्ट जो है ना उसका मजा दूर हो जाएगा। ऑडिट मत करो, खुद से सॉल्व करो, वही मजा है। चलो आगे आ जाओ भाई। हाइड्रोकूल एंटरप्राइजेस अ पार्टनरशिप फर्म इज अ सप्लायर ऑफ वाटर कूलर्स लोकेटेड इन कोटा राजस्थान। इसका भी छोटा सा डायग्राम बना दिया करो, उससे क्या क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो फिर सॉल्यूशन तो 2 मिनट का काम है। हाइड्रोकूल पार्टनरशिप फर्म है कोटा राजस्थान में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, इट अंडरटेक्स बोथ इंट्रा एंड इंटर। ठीक है भाई, इन द मंथ ऑफ जनवरी हाइड्रोकूल सप्लाइड वाटर कूलर्स टू चिल प्योर ट्रेडर्स एंड अनरिलेटेड पार्टी फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 2,95,000। तो हमने ये बेचा है किसको भाई, चिल वालों को, चिल ट्रेडर्स। चिल ट्रेडर्स कहाँ के हैं, केरला। कितने में बेचा हमने, 2,95,000, जिसमें अंदर जीएसटी भी शामिल है 18%। तो इसका मतलब है ये प्राइस हो गया यहाँ पे 2.5 लाख। सर आपको कैसे मालूम, अरे ये 2,95,000 को 118 से डिवाइड करो, 118% से तो 2.5 लाख आएगा। ठीक है, अब तो क्या कैलकुलेशन ही याद हुआ है। फिर इन एडिशन टू दिस मॉनेटरी पेमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सर्टन मटेरियल एज एन एडिशनल कंसिडरेशन। अब भाई देखो, यहाँ पे वैल्यूएशन रूल लगेगा। वैल्यूएशन रूल यहाँ पे इसलिए लगेगा क्योंकि सामने वाले ने सिर्फ पैसे नहीं दिए हैं, एडिशनल कंसिडरेशन भी दिया है। अब वैल्यूएशन रूल के हिसाब से रूल नंबर 28 वो क्या बोलता है कि सर जब भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो तो सबसे पहले तो आप देखो क्या ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो आप वही लो। अच्छा, ओपन मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जीएसटी हटा के। ठीक है, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वो कैश और सामने वाला जो दे रहा है प्लस वो वाली वैल्यू। तो इसमें इसने देखो मेरे को कैश दिया है 2.5 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी और प्लस 10,000 रुपए का मटेरियल, तो ये हो गया मेरा 2,60,000। बट ये 2,60,000 मैं नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है। आगे क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। सर at the same time hydrocool supplied water coolers of the same quality same specification to another unrelated customer at 297,360। सर इसमें जीएसटी शामिल है, हटाओ 297,360 डिवाइड बाई 118%, 2,52,000। तो मेरे भाई ओपन मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 2,52,000 रुपीस। ठीक है, आ गया। हाइड्रोकूलर एंटरप्राइजेस ऑल्सो एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट विथ एपिक्सियन इनोवेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर फॉर अवेलिंग डाटा बैकअप एंड डेटा एक्सेस सर्विसेज। तो अब ये हमारी इनपुट सर्विसेज हो गई। हम इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं किसी एपिक्सियन कंपनी से। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सर इनवॉइस बनाया 21 फरवरी को, डीडी 25 फरवरी को डिस्पैच करा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने 28 फरवरी को रिकॉर्ड करा, 3 मार्च को एपेक्स वालों ने डिमांड ड्राफ्ट को इनकैश कराया और 4 मार्च को एक्सेस प्रोवाइड कराया गया। रेट ऑफ जीएसटी बदल गया 18 से 5 ऑन 1 मार्च। अब 2 मिनट रुक जाओ, यहां पे आ जाओ। सर जब भी जीएसटी का रेट बदलता है तो मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था जिसको बोलते हैं हम रेखा कंसेप्ट। रेखा कंसेप्ट, हाँ रेखा बनाओ। इस रेखा में सबसे पहले आप लिखो 1 मार्च जिस दिन आपका रेट चेंज हुआ था, और अब आपको यहाँ पे प्लॉट करना है इनवॉइस का डेट, पेमेंट का डेट और जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई वो। सर इनवॉइस का डेट क्या है, 21 फरवरी, यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा 21 फरवरी। अच्छा पेमेंट का डेट क्या है, सर देखो पेमेंट का डेट जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी या जिस दिन आपका क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। भाई यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कब करी हमने, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने एंट्री करी है 28 फरवरी और इन कैश कब हुआ 3 मार्च। दोनों में से अर्लियर क्या आया 28 फरवरी।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये इनवॉइस का डेट है और ये पेमेंट का डेट है। अब समझो ध्यान से, सर यहाँ पे वो 4 दिन वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा भाई। वो 4 दिन वाला कंसेप्ट ये था ना कि रेट चेंज के बाद आपको चेक मिला, तो यहाँ पे तो आपको चेक पहले ही मिल चुका है, तो वो 4 दिन वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। इनवॉइस पेमेंट। एक और चीज, सर सर्विस कब कंप्लीट हुई, तो 4 मार्च को हमारी सर्विस कंप्लीट हुई। ये आ गया हमारा 4 मार्च। अब रेखा कंसेप्ट में वो जीतता है जिसका पलड़ा भारी हो। तो ये टग ऑफ वॉर में ये दो जने मिलके इसको खींच लेंगे, तो ये जीत गए। अब सर इन दोनों के बीच में भी कौन जीतेगा, तो भाई बनी बातें इन दोनों में से जो पहले आया, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो जो इनवॉइस की डेट है ना, ये बन जाएगा मेरा क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। और भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, इधर रेट कौन सा है, 18% का रेट है, तो यहाँ पे रेट कौन सा लगेगा मेरे भाई, 18% का रेट लगेगा। डन क्लास, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। अमाउंट इसमें दिया नहीं हुआ है, क्या करें भाई। इन फरवरी हाइड्रो ग्रुप got a favorable advance ruling order on a particular issue from Authority for Advance Ruling Rajasthan. Application was filed through the registered place of business in Rajasthan. भाई राजस्थान में जो एडवांस रूलिंग मिली है वो आपके राजस्थान के प्रॉपर ऑफिसर और आपके ऊपर ही एप्लीकेबल होगी और किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। इन द मंथ ऑफ मार्च एज फाइनेंशियल ईयर ड्रू टू अ क्लोज, क्या बात है क्या बात है, हाइड्रोकूल लॉन्च द स्पेशल परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव टू मोटिवेट सेल्स टीम, ठीक है भैया। अंडर दिस स्कीम ईच एम्प्लॉय हु अचीव द टारगेटेड माइलस्टोन, तो जिसने माइलस्टोन अचीव करा उसको सेल्स दिया गया, मतलब इंसेंटिव दिया गया 75,000 का। दिस इंसेंटिव वाज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर। भाई एम्प्लॉयमेंट रेम्यूनरेशन सीटीसी का पार्ट है, तो शेड्यूल 3 में कवर्ड हो जाएगा, इसके ऊपर जीएसटी की बातें नहीं होगी, सिंपल। और लिखा भी हुआ है, टीडीएस भी काटा गया है। बताओ कौन से सेक्शन में काटते हैं सैलरी में टीडीएस, कमेंट सेक्शन में बताना। हाइड्रोकूल एंटरप्राइजेस इंटेंडेड टू ट्रांसफर द बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न टू ध्रुव एंड सन्स ऑन 31 मार्च। तो इन्होंने बिजनेस कंसर्न ट्रांसफर करा। याद है आपको, बिजनेस कंसर्न ट्रांसफर करते हैं तो एग्जेम्प्ट होता है, और सिर्फ आउटपुट लाइबिलिटी ही नहीं ट्रांसफर होती है, जितना आईटीसी है वो भी आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे सर बिजनेस असेट्स 15 लाख, लाइबिलिटीज 20 लाख और आईटीसी 40,000, तो ये आईटीसी भी ट्रांसफर होगा, असेट लाइबिलिटी तो ट्रांसफर होंगे ही होंगे। चलो सबसे पहला, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाटर कूलर्स, 2,52,000, ये हमने निकाल के रखा हुआ है, क्या बात है। सर टाइम ऑफ सप्लाई 21 फरवरी, ये भी हमने निकाला हुआ है। फिर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस आईटीसी, भाई पूरा आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगा 40,000 का। इंसेंटिव पेड, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, इंसेंटिव जीएसटी इज नॉट पेबल ऑन इंसेंटिव सिंस इट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 इन रिलेशन टू द एडवांस रूलिंग ऑर्डर। सर ये ऑर्डर बाइंडिंग तो है बट सिर्फ राजस्थान में, और दोनों के ऊपर राजस्थान, ऑल स्टेट्स नहीं। हाँ ये रहा, ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन हाइड्रोकूल एंड जुरिसडिक्शनल ऑफिसर्स इन राजस्थान। खत्म। क्या क्वेश्चन था यार, इसके आंसर नहीं चेक कर रहे हैं आप, चेक कर लेना, ठीक है, हमको हमारे पूरा भरोसा है, आप घर जाके चेक करना। चलो, भारतीय कंपनी इंपोर्टेड गुड्स valued at rupees 10 lakh, white bill of entry presented before proper officer on 15th जुलाई, जहाँ पे रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी वॉज 20%, तो 10 लाख कस्टम ड्यूटी 20%। प्रॉपर ऑफिसर ने डिसाइड करा कि गुड शुड बी सब्जेक्ट टू केमिकल और अदर टेस्ट, तो देयरफॉर सेम वर प्रोविजनली असेस्ड एट अ वैल्यू ऑफ 10 lakh एंड भारती पेड अ प्रोविजनल ड्यूटी ऑफ 2 lakh। भारती वॉन्ट्स टू वॉलेंटरी पे 1,50,000 ऑन 20th अगस्त, ठीक है, पे कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 18 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 इज, assuming that the payment of rupees 1,50,000 is made on 20th August and final duty assessed on 31st August is 4 lakh। भाई देखो बहुत सारे कारण होते हैं, केमिकल टेस्ट, अदर टेस्ट, इसके कारण भी आप प्रोविजनल असेसमेंट में जा सकते हो, सेक्शन नंबर 17 ऑफ कस्टम एक्ट। अब जब आप प्रोविजनल असेसमेंट में जाते हो तो उस केस में क्या होता है ना, इंटरेस्ट की बातें होती है।
अगर फाइनल असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट में फ़र्क है तो सर जी अब यहाँ पे ध्यान से समझना, पहले मैं आपको कस्टम का बता देता हूँ, फिर मैं आपको जीएसटी का भी बता देता हूँ। अगर फाइनल और प्रोविजनल असेसमेंट में फ़र्क है तो दो बातें होगी, या तो आपको एक्सेस पेमेंट आएगा या तो आपको रिफंड आएगा। ठीक है, अगर आपको एक्सेस पेमेंट आया तो आपको एक्सेस पेमेंट तो करना ही है, बट आपको इंटरेस्ट भी देना है। अब कस्टम में जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो लगता है आपका 15% के रेट से। ठीक है, अब कब से लगता है, तो आपका लगता है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यूटी वॉज provisionally assessed till date of payment. डन। और सर आपको रिफंड भी मिलता है। कितने परसेंट से? 9% से आपको रिफंड मिलता है। ठीक है, हाँ, तो रिफंड आपको मिलता है 6% से। 9% से कम मिलता है, तो अगर अपील का केस रहता है, स्पेसिफिकली जीएसटी में 6 और 9, कस्टम में आपको 6% से रिफंड मिलेगा। अब समझना ध्यान से, रिफंड बहुत अच्छे से समझना। देखो, रिफंड यहाँ पे जो मिलता है, अगर आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी, तो फिर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ऑन रिफंड। और 3 महीने के बाद करी तो 3 महीने के बाद से लेकर जिस दिन आपको रिफंड मिला उस तारीख तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितने रेट से? 6%। अब सर जीएसटी में भी प्रोविजनल असेसमेंट का रहता है कि वैल्यू और रेट अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रॉपर ऑफिसर को बोल सकते हो कि प्रोविजनल असेसमेंट कराओ। यहाँ पे भी सर एक्सेस है तो इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट है 18%, बट यहाँ पे 1 डे आफ्टर प्रोविजनल असेसमेंट, जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उसके एक दिन बाद से लेकर टिल डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, रिफंड का केस में अलग है। अगर 60 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी गई, कितने दिन के अंदर अंदर? 60 दिन के अंदर अंदर, तो आप भूल जाओ, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट अगर 60 दिन के बियॉन्ड चले गए, तो फिर उस केस में आपको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 6%। और अगर मामला अपील में चला गया तो फिर इंटरेस्ट का रेट हो जाता है 9%। ठीक है, बस इतना सा प्रोसेस है जो आपको ध्यान रखना है। चलो, अब सर यहाँ पे आ जाओ इस क्वेश्चन में। तो भैया मेरी जो फाइनल ड्यूटी असेस हुई है वो कितनी हुई है? 4 लाख रुपए 31 अगस्त को। अभी तो कस्टम का है, 31 अगस्त 4 लाख। और मेरी जो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था वो कितने का हुआ था? 2 लाख। मतलब एडिशनल मेरे को कितनी ड्यूटी पे करनी है? 2 लाख। ये हो गया मेरा एक्सेस अमाउंट। क्या इस 2 लाख पे ब्याज भी लगेगा? 100% लगेगा। बट इन्होंने बोला कि हमने 1.5 लाख तो 20 अगस्त को पे कर दिया था, तो इस 2 लाख में से 1.5 लाख हमने 20 अगस्त को पे करा, और जो 50,000 रुपये वो हमने 31 अगस्त जब फाइनल असेसमेंट हुआ हमने तब पे करा। ठीक है सर, इंटरेस्ट कब से लगेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट आपका लगेगा प्रोविजनल असेसमेंट। कब हुआ प्रोविजनल असेसमेंट? 15 जुलाई। 15 जुलाई से 16 जुलाई से नहीं, जुलाई की पहली तारीख, मतलब 1 जुलाई से। तो इंटरेस्ट आपका लगेगा 1 जुलाई से।
ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कस्टम है, कस्टम में कब से लगेगा, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यूटी वॉज प्रोविजनली असिस्ट। ठीक है, तो जुलाई का महीने में ड्यूटी प्रोविजनली असेस हुई थी, तो 1 जुलाई। अब सर इंटरेस्ट कैसे, भाई 2 लाख पे लगाओ पूरा इंटरेस्ट। कब तक लगाओगे, 1 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक। ठीक है, तो जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 20 दिन, 51 डेज। और रेट कितना, 15%। ठीक है, जीएसटी और कस्टम में ये बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, प्लस अब मैंने 1.5 लाख तो चुका दिए 20 अगस्त को, तो 2 लाख में से 1.5 लाख चुका दिए, बचे कितने, 50,000। तो 50,000 इंटू, अब मेरे दिन कितने बचे हैं, सिर्फ 11 दिन। अब करो भाई इसको कैलकुलेट। ये आया अपना 4192 226 4418 रुपीज। ये रहा। ठीक है, आ जाओ। हो गए सर एमसीक्यू, एमसीक्यू आपके खत्म हुए। आ जाओ अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे आ जाओ। Arthioviya, oh, a registered entity under GST in the state of Maharashtra is engaged in making various supply. It provides the following information for the month of April. तो ठीक है सर, करते हैं इसको। महाराष्ट्र में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अनरिलेटेड क्लाइंट्स लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री, कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। मैं आपको बता देता हूँ भाई, 20 लाख रुपए की आईटी सर्विसेज दी है। अब ये जो आईटी सर्विसेज दिए ये हमने फॉरेन कंट्रीज में दिए, कंसिडरेशन भी फॉरेन एक्सचेंज में मिला है। सर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिला है, दोनों डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में एलयूटी बॉन्ड पे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर देख लेते हैं एक बार। अब इसमें ना एक चीज़ इन्होंने प्रेजेंटेशन ऐसा करा है, मैं आपको क्या बताऊं, अच्छा करा है, बाकी बहुत डिटेल दे दी। ये देखो, आईटी सर्विसेज प्रोवाइडेड, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट की पूरी डेफिनेशन समझाइए। एक्सपोर्ट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई, और जीरो रेटेड सप्लाई कैन बी सप्लाइड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अच्छा सर, हमको हमेशा यही अज्यूम करना है, हाँ एग्जाम में अनलेस एंड अनटिल question prescribes you have to assume that exports are under LUT bond without the payment of tax. आगे आ जाओ। Supplied 50 Bluetooth speakers at Hyderabad to the state government of Telangana. Charging cables mandatory required for charging the Bluetooth speakers were also supplied along with these speakers. Sir, ये चार्जिंग केबल भी इसके साथ सप्लाई करना है क्योंकि इसके बिना चार्ज होगा नहीं। तो 8,72,000 हमारा क्या बन गया, कंपोजिट सप्लाई। इसमें प्रिंसिपल हो गया हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। अभी लगाएंगे क्या, महाराष्ट्र में है, और ठीक है, तो हमने कहाँ सप्लाई करा है, हैदराबाद में। तो सेक्शन 10(1) है मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो हमारा हैदराबाद। तो यहाँ पे IGST लगाओ 8,72,000 पे। सर रेट रेट रेट, तो यहाँ पे हमारा रेट दिया हुआ है 9 और 18% फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल के ऊपर हमारा रेट कितना है, 2.5 और 5%। भाई चार्जिंग केबल का हमको कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो 18% का रेट लगाएंगे 8,72,000 के ऊपर। ये देखो 8,72,000 इंटू 18%, डन क्लास। अच्छा ये देखो पूरा लिखना पड़ता है भाई, इंटर स्टेट सप्लाई है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इज द
लोकेशन वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट एज पर सेक्शन 10(1)(a)। फिर यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई के बारे में भी लिखना पड़ेगा। आप भले शॉर्ट शॉर्ट में लिखो, बाकी लिखना तो पड़ेगा, नंबर रहते हैं उसके, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। प्रोवाइडेड इंट्रा स्टेट सर्विस एज अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू उज्जवल ग्रोथ स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर देयर रिटेल लोन प्रोडक्ट। भैया मेरे इंडिविजुअल डीएसए होता है तो आरसीएम लगता है, यहाँ पे इंडिविजुअल डीएसए नहीं, हम पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म क्या, हम तो कंपनी है, तो यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ठीक है। तो 3,80,000 फॉरवर्ड चार्ज लगाओ, इंट्रा स्टेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसलिए लिख के नहीं करा रहा हूं। ये देखो 3,80,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में मैंने आपको इतने सारे आईटीसी के क्वेश्चन कराए हैं लिख के क्लास में। जिस जिस बच्चे ने क्लास खरीदी उसको पता होगा कि भाई हमको क्वेश्चन लिख के ही करने चाहिए, और या तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, बट हाँ ऑडिट मत करना, देख के तो करना ही मत, ठीक है। चलो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू टूरिस्ट बाय द कंपनी ओन फेरीज बिटवीन टू आइलैंड। सर टूरिज्म पर्पस जीएसटी लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन होता तो एग्जेम्प्ट होता। 1,20,000 और महाराष्ट्र तो यहाँ पे भी क्या लगाओगे आप, सीजीएसटी और एसजीएसटी। डन, आगे आ जाओ। सप्लाइड गुड्स टू इट्स एजेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओपन मार्केट वैल्यू वॉज 3 लाख, सेड एजेंट इज सप्लाइंग एट 3,20,000। तो भैया पहले तो जो फर्दर सप्लाई करते हैं तो उसका 90%, 3,20,000 का 90% कितना हो गया, 2,88,000, और 3 लाख दोनों में से जो लोअर होता है हमको वो लेना रहता है, तो 2,88,000। क्वेश्चन में बोला भी है हमको मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन चूज करना है, तो 2,88,000 के ऊपर बिहार है तो 18% हमारा आईजीएसटी लग जाएगा, ठीक है। डन, आगे आ जाओ। इनवर्ट सप्लाई परचेज सिल्क यार्न टू बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम मिस्टर सुभाष हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न। अब ये तो कितनी बार हो गया कि सर अगर कोई सिल्क यार्न मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उस रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स देना है। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हो आप, आरसीएम में टैक्स तो देना ही देना है और उसका आईटीसी भी आपको मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आरसीएम का जो टैक्स आपको देना रहता है वो कंपलसरी आपको किससे देना पड़ता है, ई कैश लेजर से देना पड़ता है। तो सर 4 लाख, और महाराष्ट्र तो सीजीएसटी एसजीएसटी। ये देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये तो ठीक है, रीजन तो मैंने आपको समझा दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये आरसीएम में आखिरी में ऐड जरूर करना, ये बच्चे भूल जाते हैं। आउटपुट लाइबिलिटी लेस आईटीसी ऐड जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ये 3 स्टेप है। आउटपुट लाइबिलिटी लेस आईटीसी ऐड जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। फिर जाके मिनिमम नेट जीएसटी पेबल निकलता है। अभी तो इसमें वो कॉमन आईटीसी रूल 42 43 नहीं है, ठीक है। वो होता तो भाई क्वेश्चन का मजा कुछ और होता। ये भी हो गया। Purchased a new truck from a dealer in Cochin, Kerala for transport of material. Company claimed depreciation on the value of new truck including all applicable taxes. अरे भाई अगर आपने डेप्रिसिएशन जीएसटी कंपोनेंट पे भी ले लिया तो आईटीसी भूल जाओ, इसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। याद आ रहा है ना सर। फीस पेड टू चार्टेड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन गुजरात, 2 लाख रुपए गुजरात आईजीएसटी, इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। आरसीएम मत लगाना,
35,000 फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड 25,000 फॉर सर्टिफिकेशन वर्क। इसका अभी कुछ भी नहीं करेंगे, ये इन्होंने लिख तो दिया 35,000 फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अब ये इसका डिटेल इन्होंने नहीं दिया, इसलिए हम पूरे 2 लाख के ऊपर आईजीएसटी ले रहे हैं। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है कि बच्चा ये माइनस कर दे, ठीक है, तो ये मत आप कंफ्यूज होना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए डायरेक्ट, क्योंकि इसका डिटेल नहीं दिया हुआ है। नहीं तो कायदे से तो पूरा टाइम ऑफ सप्लाई और वो सब निकालते और फिर आईटीसी कैलकुलेट करते, रहने दो। आगे आ जाओ सर। Arthovia Limited transferred certain taxable items to its Kerala branch for distributing as a free sample on the occasion of inauguration of said branch, which is yet to be registered. तो इन्होंने टैक्सेबल आइटम ट्रांसफर करे कि कौन सी ब्रांच को, केरला ब्रांच को, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एज अ फ्री सैंपल, ताकि ये फ्री सैंपल बांटे, ब्रांच का इनॉग्रेशन है, फ्री सैंपल भी बढ़ जाएंगे। इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर करी 2.5 लाख और ओपन मार्केट वैल्यू है इसकी 3 लाख। Kerala branch has yet not sold such kind of goods to any other customer. अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो हमारा सामने वाली एंटिटी है केरला ब्रांच, क्या केरला ब्रांच इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी? मैं आपसे ही पूछूं, नहीं सर, वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है भाई? वो तो आगे किस में सप्लाई कर रहे, फ्री में सप्लाई कर रहे, तो यहाँ पे तो फुल आईटीसी के लिए वो एलिजिबल ही नहीं। अब क्योंकि वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? ओपन मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए लेना पड़ेगा और 3 लाख रुपए 18% का जीएसटी मुझे पे करना पड़ेगा। तो सर आउटपुट लायबिलिटी में 3 लाख इंटू 18%। देखो रीजन देखो, सिंस रेसिपिएंट इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी एंड गुड्स आर नॉट इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच, वैल्यू ऑफ गुड्स शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक है, आया समझ में? बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। और ऐसा पॉइंट बहुत क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, अपन ने करा तो हुआ, ऐसा एक और क्वेश्चन था जिसमें ये वाला पॉइंट पूछा हुआ था। हो गया क्वेश्चन मेरे हिसाब से, कुछ भी नहीं है क्या? हो गया भाई। ऑल द अमाउंट एक्सक्लूसिव, नो इनवर्ट सप्लाई, नो ओपनिंग बैलेंस, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एलिजिबल आईटीसी एंड मिनिमम नेट जीएसटी पेबल। तो भाई हमने पहले आउटपुट लायबिलिटी निकाली, उस आउटपुट लायबिलिटी को ऐड कर दिया, ये आ गया आउटपुट टैक्स। इसके बाद वर्किंग नोट में आईटीसी का बनाते हैं अपन, ये आया अपना आईटीसी। ठीक है, एक तो सिल ज्ञान का था और एक हमारा था चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस का। अब ध्यान देना सर, यूज कैसे करते हैं मैंने बहुत बार सिखाया है। CIS सबसे पहले आपको आईजीएसटी से आईजीएसटी का पेमेंट करना है, फिर ये आईजीएसटी आप यूज़ करोगे फॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, उसके बाद सीजीएसटी से सीजीएसटी का पेमेंट होगा, फिर जो सीजीएसटी बच जाएगा वो यूज़ होगा आईजीएसटी के लिए, फिर एसजीएसटी से एसजीएसटी का पेमेंट होगा और जो एसजीएसटी बच जाएगा उससे आपका पेमेंट होगा हमारे आईजीएसटी का। डन क्लास? बस इतनी सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तो कर दे भाई, पेमेंट कर देते हैं अपन। कितनी आउटपुट लायबिलिटी थी अपनी? $45 और 2,62,800। आईटीसी 36 माइनस कर दो। ठीक है सर, 36 क्यों भाई? मेरे पास आईटीसी इतना था, ज़्यादा था ही नहीं मेरे पास। आईजीएसटी 36 था तो मैंने पूरा पहले आईजीएसटी से माइनस कर दिया। सीजीएसटी एसजीएसटी 36 था तो वो इसमें से माइनस कर दिया। अब जो मेरा बचा इसमें मैं ऐड कर दूंगा क्या? आरसीएम वाला टैक्स, और फिर मेरा फाइनल आ जाएगा नेट जीएसटी पेबल इन कैश। ठीक है, इसको आप खुद से लिख के करना, मतलब जैसे ही मैंने क्वेश्चन चालू करा
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वीडियो को पॉज करें और पूरा क्वेश्चन लिख के करें और बाद में चेक करें कि हमने सही करा है या नहीं। ठीक है, चलो। चलो भाई बढ़े आगे। भाई ये क्वेश्चन तो अब क्या कर रहा हूँ, ये रिपीट क्वेश्चन है, प्लेस ऑफ सप्लाई का रिपीट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम सी इंटर में भी कराते हैं। चलो, XYZ a statutory body deals with all the advertisement and publicity of the government. It has issued a release order to BuzzBox TV channel registered in State A for telecasting an advertisement relating to one of the schemes of government in the month of September. एडवर्टाइजमेंट आपकी टेलीकास्ट होगी स्टेट A, B, C, D एंड E, और टोटल वैल्यू हमने लिया है 10 लाख। इसमें कुछ नहीं होता, जो एडवर्टाइजमेंट होता है इसमें रूल के हिसाब से आपको बांटना पड़ता है कि कौन सी स्टेट को कितना क्या GST मिलेगा। अब एडवर्टाइजमेंट कब हुई अपनी, सितंबर। क्वार्टर कौन सा है ये, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो इसके ठीक लास्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, और उसमें भी लास्ट वीक, उसमें अपने को डाटा लेना पड़ता है बार्स का। बार्स बोले तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, उस डेटा के हिसाब से बांट देते हैं। अब बहुत बार क्या होता है ना, बार्स आपको 2 स्टेट का डेटा दे देती है क्योंकि उनके पास ऐसा पर्टिकुलर स्टेट का डेटा अवेलेबल नहीं होता। तो अगर बार्स आपको 2 स्टेट का डेटा दे रही है तो उसको आपको फर्दर बाइफरकेट करना पड़ता है एज पर दी स्टेट। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। सर करें क्या इसको, तो फटाफट से ओरली करो यार, 10 लाख है। अच्छा, ए और हम सेम ही स्टेट में, देखो ना, हम स्टेट ए और, तो यहाँ पे CGST SGST बाकी IGST, तो बांट दो उसको 50,000, 1 लाख और 50,000, तो पूरे 10 लाख को बांट दो। क्या रेशियो आएगा अपना, 1:2:1 है ना। ये 2.5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। इस 2.5 लाख के ऊपर आपको लगाना है, स्टेट है ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, CGST SGST रेट कितना है, 9%। ये 5 लाख और ये 2.5 लाख। अब देखो ये जो 5 लाख है ना, इसमें 2 स्टेट है राजा, B+C। अब इसको आपको फर्दर बाइफरकेट करना पड़ेगा सेंसस के हिसाब से। तो वो कितना है, 180 और 20, रेशियो क्या बना मेरा, 9:1। तो ये 5 लाख को मेरे को बाइफरकेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4.5 लाख और 50,000। सर कितना कितना आएगा GST तो वही 18%, तो 4.5 लाख का 18% 81,000 और 50,000 का 18% 9,000। अब ये जो 2.5 लाख है इसको भी मेरे को बांटना पड़ेगा स्टेट D और E में, तो 100 और 25, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 4:1। तो मैं 2.5 लाख, ये आ गया मेरा 2 लाख और 50,000। 2 लाख का 18%, ठीक है। टोटल बोलेंगे तो 22,500 CGST, 22,500 SGST और 1,35,000 IGST। डन ग्लास, ठीक है। इसका प्रेजेंटेशन माशाल्लाह बहुत जोरदार करा है इंस्टीट्यूट ने, मतलब इतनी चीज़ें लिखी, इतनी चीज़ें लिखी कि अगर रात को आपको घबराहट नहीं हो रहा और आपको लग रहा हो IDT बहुत ईजी है, तो डू वॉच दिस प्रेजेंटेशन। तो आपको थोड़ा तो रियलाइज़ होगा कि नहीं भाई, पहले तो इन्होंने पूरा समझाया प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजमेंट, फिर इन्होंने रूल के बारे में बताया, ये रूल के हिसाब से कैसे क्या बांटना है, फिर सेंसस के हिसाब से बताया, और फिर इन्होंने यहाँ पे बांटा। सर इतना बताना है क्या, इतना डिटेल में नहीं बताना है, बाकी बताना तो है। और फिर ये हमने IGS से निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है।
रुक जा रुक जा। चलो, Satva and Associates is a supplier of taxable goods. It has entered into a contract to supply a consignment of certain taxable goods. However, since it is unable to determine the value of goods, it applies for payment of tax on provisional basis. तो भैया खुद तो ये वैल्यू निकाल नहीं पा रहा है, तो इसने बोला भाई प्रोविजनल बेसिस पे निकालो। ऑन 12 जनवरी द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, ये CGST का, ठीक है, प्रोविजनल असेसमेंट GST में कैसा क्या रेट याद है ना आपको, 18%। इशूज एन ऑर्डर, बोले ठीक है प्रोविजनल बेसिस पे पे करो, वैल्यू वैल्यू बता दी, सिक्योरिटी बॉन्ड फर्निश करा दिया। और 25 जनवरी को उसने गुड्स सप्लाई करे और प्रोविजनल असेसमेंट का टैक्स इसने पे करा कब, 19 फरवरी। कब, 19 फरवरी, इंपॉर्टेंट डेट है। Consequent to the final assessment order passed by Assistant Commissioner, a tax of 1,80,000 becomes due. तो भाई फाइनल असेसमेंट में 1,80,000 का और टैक्स पे करने को आ गया। इन्होंने टैक्स पे करा 9 अप्रैल को। क्या इंटरेस्ट लगेगा? हाँ जी लगेगा। कब से लगेगा? यहाँ पे 20 फरवरी से लगेगा। यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट के फर्स्ट मंथ से नहीं लगता, जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उसके एक दिन बाद। तो 20 फरवरी से 9 अप्रैल तक 8 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के, 9 दिन अप्रैल के, 48 डेज। रेट रहेगा मेरा 18%। तो 1,80,000 इंटू 18% इंटू 48 डिवाइड बाय 365। 4260.8, that is 4261 रुपीस, ठीक है। Assuming all other facts remaining same, if consequent to final assessment order, a tax of 4,20,000 become refundable. तो भाई अगर रिफंडेबल है तो हमको देखना पड़ेगा क्या 60 दिन के अंदर अंदर रिफंड आ गया है। 9 अप्रैल को अप्लाई करा और 5 जून को रिफंड आ गया। तो मेरे भाई 9 अप्रैल से 5 जून कितने दिन हो गए? अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 और 5 जून, तो भाई मेरे 57 दिन के अंदर अंदर आपको रिफंड मिल गया। तो भाई आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। डन क्लास, बोलो। देखो पढ़ें इसका आंसर। सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 पहले पूरा बता दिया कि भाई अगर टैक्स लाइबिलिटी फाइनल असेसमेंट में ज़्यादा आई एज कंपेयर टू प्रोविजनल, तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करना है किस रेट से? 18% फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। यहाँ पे 20 फरवरी से आपको इंटरेस्ट पे करना है 4261। और अगर आपका रिफंड है और 60 दिन के अंदर अंदर रिफंड मिल गया तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस केस में क्योंकि 60 दिन के अंदर इंटरेस्ट मिल गया तो आपको रिफंड, 60 दिन के अंदर पैसा मिल गया तो रिफंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। प्राइम एक्सिस लिमिटेड एंड ब्लू पीक लिमिटेड, पता नहीं कहाँ कहाँ से नाम लेके आते। टू वेल एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड इन GST इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र डिसाइडेड टू स्ट्रेंथन देयर मार्केट प्रेजेंस बाय मर्जिंग देयर ऑपरेशन। इन्होंने बोला भाई अकेले अकेले क्यों लड़े, साथ आके लड़ते हैं दूसरी कंपनियों से। आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू लीगल प्रोसीजर दे फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर मर्जर बिफोर द कोर्ट। ऑन 22 May the court passed an order approving the merger, stating that it would take effect retrospectively from 1 अप्रैल। तो 22 मई को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि बधाइयो बधाइयो मर्जर हो गया, और जो आपका मर्जर है वो बैक डेट से इफेक्टिव हो जाएगा, डेट इज 1 अप्रैल।
However, an important transaction had taken place on 15th में 15 मई को क्या हो गया सर? 15 मई को एक ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था? प्राइम एक्सेस ने गुड सप्लाई करे थे ब्लू पिक को। अकाउंटेंट ने बोला काय का जीएसटी। अब ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं तो डिस्टिंक्ट पर्सन तो है नहीं, तो कोई जीएसटी लगेगा नहीं। सिंस मर्जर वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल, बोथ कंपनीज वर डीम्ड टू वन एंटिटी, देयरफॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। क्या अकाउंटेंट सही बोल रहा है मेरे भाई? ऐसा नहीं होता है। अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है और कोर्ट का ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से आता है, तो उस टाइम पे ये जो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लेकर इस तारीख तक जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसमें इन दोनों को सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ये हमने मिसलेनियस प्रोविजन में पढ़ा था। और इनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा तो जो गुड्स इन्होंने सप्लाई करे वो इसकी लाइबिलिटी में टेक फॉर होगा और अकॉर्डिंगली इसको भी आईटीसी मिलेगा। आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिसलेनियस प्रोविजन भी आईएसआई आजकल बहुत पूछ रहा है। इसका आंसर एक बार पढ़ लो। मतलब अकाउंटेंट साहब गलत बोल रहे हैं? हाँ भाई अकाउंटेंट साहब आप गलत बोल रहे हो। ये देखो, when two or more companies are merged in persons of an order of court or tribunal, an order is to take effect from a date earlier to the date of order, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वो जल्दी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आएगा। देन such companies have supplied or received any goods or services or both to or from each other during the period commencing on the date from which order takes effect till the date of order, then such transaction shall be included in the turnover of the supply or receipt of respective company or they shall be liable to pay the tax accordingly। तो सर इन दोनों कंपनी को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी कैंसिल नहीं माना जाएगा, जब ऑर्डर आएगा तब से कैंसिल माना जाएगा। तो सर ये इनके रिस्पेक्टिव टर्नओवर में इंक्लूड होगा, एक के टर्नओवर में और एक के परचेस में, अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है चलो। क्यों यार गर्मी बहुत बढ़ गई है? बाकी आपके भी स्टेट में बहुत गर्मी है क्या? इधर मध्य प्रदेश में तो बहुत गर्मी है यार, मैं आपको क्या बताऊं। और स्पेसिफिकली मुंबई में तो बहुत गर्मी होती है। मतलब कुछ बच्चे अपने जो मुंबई में बोलते वो सर इतनी गर्मी है मुंबई में, हम आपको क्या बताएं। चलो सर, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 9(5) ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। भाई ये क्वेश्चन मैं आपको क्या बताऊं, तो प्लेन वेरिला थ्योरी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। बट अभी इसलिए इन्होंने आरटीपी में डाला क्योंकि एक अमेंडमेंट आया है। देखा आपने अमेंडमेंट लेक्चर? सर 9(5) में तो कौन कौन से आते थे? 9(5) में एक आता था अपना वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, मैक्सी कैब, मोटर कैब, अदर देन ओमनी बस बाय कंपनी, क्योंकि ओमनी बस अगर कंपनी चला रही तो वो टैक्स पे कर देगी कंपनी। फिर एक अपने आते थे ओला, ओयो, अर्बन क्लैब वाली आंटी, फिर जोमेटो, वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस 7,500। और अब लोकल डिलीवरी एप्स भी आ गई है, जैसे पोर्टर हो गया, तो लोकल डिलीवरी एप्स को भी 9(5) के घेरे में लाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप खुद ही पढ़ लेना, सेल्फ रीड। और प्लीज इसमें मैं आपको क्या बोलूंगा, डू वॉच अमेंडमेंट लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें वो जो नया ऐड हुआ है तभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा। डेविड लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमीकंडक्टर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इट इम्पोर्टेड मशीनरी बाय एयर फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, एयर से इंपोर्ट करी। भाई CIF वैल्यू फ्रेट, CIF दिया हुआ है तो FOB निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो 50 में से 12,500 2500 माइनस करा तो ये आ गया मेरा 35,000। इन्होंने बोला डिजाइन एंड पेटेंट चार्जेस ऑफ 2,000 वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन फ्रांस विच इज नॉट इंक्लूडेड इन CIF वैल्यू। तो सर रूल 10 के हिसाब से इसको इंक्लूड करेंगे FOB वैल्यू में। तो मेरा जो एडजस्टेड FOB आ गया वो आ गया 37,000। अब आपको मालूम है कि अगर एयर होता है एयर, तो मैक्सिमम जो मेरा फ्रेट होगा वो 20% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 37,000 का 20% इज 7,400। इंश्योरेंस तो जो दिया हुआ है वही लेना पड़ेगा।
तो 37,000 प्लस 7,400 प्लस 2,500, तो टोटल आ गया मेरा कितना 46,900। और जिस दिन पे हमने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करी उस दिन का आपको रेट लेना पड़ेगा। तो हमने बिल ऑफ एंट्री कब प्रेजेंट करी 24 सितंबर, और सीबीआईसी ने क्या रेट नोटिफाई करा 80। तो 80 46,900 इंटू 80, तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे 37,52,000। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, डन, बढ़े आगे। बहुत सिंपल है यार। चलो, सुपर आर्क पेपर मिल imported 500 tons of bamboo pulp paper roll on 5th April. It warehoused the said roll in its private bonded warehouse as per the order dated 15th April, permitting deposit of the goods in warehouse for 5 months. तो 15 अप्रैल से 5 मंथ तक ये डिपॉजिट कर सकते हैं। डैट इज 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। तो 15 सितंबर तक आप कर सकते हो उसको वेयर हाउस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन डेट ऑफ डिपॉजिट वॉज 5%। ठीक है, जिस दिन आपने डिपॉजिट करा 15 अप्रैल 5% का रेट था। सुपर आर्क फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन। इसने 10 सितंबर को बोला कि भाई थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, और कस्टम ने रिजेक्ट कर दिया। सो एन एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री वॉज फाइल्ड ऑन 4th अक्टूबर क्लेमिंग नील कस्टम ड्यूटी। तो इन्होंने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करी और इन्होंने बोला नील कस्टम ड्यूटी। सर कस्टम ड्यूटी का रेट तो 5% था। नहीं, रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी was exempted by virtue of exemption notification with effect from 2nd October and valid till 15th October। इन्होंने भी क्या शाणपत्ती करी ना, इनके पास पैसे नहीं थे तभी इन्होंने क्लियर नहीं कराया। 2nd अक्टूबर को नोटिफिकेशन आता है कि भैया ये एग्जाम्ट हो गया, तो इन्होंने बोला भाई अब फटाफट से क्लियर करा दो। ठीक है, अब ध्यान से समझना सर यहाँ पे कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। भाई मेरे, अगर आपने वेयर हाउस में रखा बहुत बढ़िया, बट वेयर हाउस में जैसे आपका वेयर हाउस का डेट खत्म हो गया तो उस दिन आपको निकालना पड़ेगा गुड्स, अनलेस एंड अनटिल आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड हुआ है। अगर आपने उस दिन नहीं निकाला तो फिर ये इम्प्रॉपर रिमूवल का केस बन जाएगा, और जिस दिन वो डेट खत्म हुई वो डेट ऑफ डीम्ड रिमूवल मान लिया जाएगा, और उस दिन पे जो रेट होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो भाई 15 सितंबर को आपने निकाला नहीं, ये हमारी हो गई डेट ऑफ डीम्ड रिमूवल, और इस तारीख को जो भी रेट है वो मेरा एप्लीकेबल रेट हो जाएगा। तो एप्लीकेबल रेट मेरा क्या हो जाएगा 5%, उस तारीख को 5% रेट था। अब नोटिस इशू हुआ है 7.5%। भाई प्रॉपर ऑफिसर 7.5% तो मांग ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कौन सही है, प्रॉपर ऑफिसर या सर दोनों ही गलत है? प्रॉपर ऑफिसर तो गलत है क्योंकि उसने 7.5% मांग लिया, और एसएससी तो बहुत ही गलत है, बोल रहा है मेरे को तो कस्टम ड्यूटी पे ही नहीं करनी है। कस्टम ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी, बट कौन से परसेंट से? 5% से आपको पे करनी पड़ेगी। डन। ये देखो, एज पर सेक्शन 72 द प्रॉपर ऑफिसर में डिमांड फुल अमाउंट ऑफ ड्यूटी टुगेदर विथ इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी payable in respect of goods where any warehouse goods have not been removed from a warehouse at the expiration of period during which such goods are permitted. In case of Caseron Rayon versus CC, it was held that goods which are not removed from the warehouse after expiry of the period permitted for warehousing, मतलब जो आपको वेयरहाउस का पीरियड दिया गया था आपने उस टाइम पे रिमूव नहीं करा और एक्सटेंडेड
आर डीम्ड टू बी इम्प्रॉपरली रिमूव्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 72। ठीक है, और सर इस केस में रेट ऑफ ड्यूटी क्या लगेगा? इस केस में रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा रेट इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ डीम्ड रिमूवल, दैट इज डेट ऑन विच परमिटेड पीरियड और परमिटेड एक्सटेंशन कम्स टू एन एंड। मतलब सर हमारा कब खत्म हुआ था पीरियड? यहाँ पे हमारा खत्म हुआ था पीरियड 15 सितंबर को। तो सर यहाँ पे डेट ऑफ डीम्ड रिमूवल 15 सितंबर, तो रेट होगा यहाँ पे 5% और कोई करेक्ट यहाँ पे नहीं माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई 15(1)(b) भी नहीं लगेगा कि गुड्स आर रिमूव्ड बियॉन्ड द परमिटेड पीरियड, उसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, खत्म कहानी। आ जाओ। चलो सर लास्ट क्वेश्चन करें हमारी आरटीपी का। Orex Global Industries has imported certain machinery and custom authorities passed an assessment order determining the duty payable. Orex was of the view that excess duty had been levied due to an incorrect classification. However, Orex paid the duty under protest. Orex के बाद बहुत पैसा था, इसने बोला ठीक है एक्सेस ड्यूटी है, पे कर देते हैं और फिर बाद में अपन प्रोटेस्ट करेंगे। सब्सिक्वेंटली कंपनी ने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी कि भाई हमने तो गलत इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन में डाल दिया था, तो अब रिफंड दो। दैट ड्यूटी हैड बीन रॉन्गली असेस्ड एंड एक्सेस ड्यूटी हैड बीन कलेक्टेड। एग्जामिन वेदर द रिफंड क्लेम इज मेंटेनेबल इन दी लॉ। सर ये तो पता नहीं इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज के केस में ऐसा जजमेंट आया था कि सर रिफंड एप्लीकेशन कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है, अगर आप असेसमेंट ऑर्डर से अग्री नहीं करते हो तो आप अपील में जाओ। आप ये नहीं कर सकते आपने असेसमेंट ऑर्डर पे कर दिया मतलब आप अग्री करते हो। तो प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज में असेसिंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया हुआ था कि सर असेसमेंट ऑर्डर इज फाइनल unless and until assessee is going into appeal and refund application cannot be a substitute for the appeal. तो यहाँ पे सर रिफंड एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल इन लॉ, और ये बहुत फेमस केस लॉ है भाई हमारा, कौन सा वाला? प्रिया ब्लू इंडस्ट्री। तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा भाई। चलो देखिए, no, the refund claim is not maintainable in case of Priya Blue Limited versus Commissioner of Customs. Supreme Court ruled that unless an assessment order has been reviewed or modified in an appeal, assessment order stands. ठीक है, duty is payable as per assessment order only and refund claim is not an appeal proceeding. ठीक है, तो सर appeal should be filed and not a refund claim when the adjudicating order has been issued or even when self-assessment is made. और adjudication order should be appealed against. अगर assessee को प्रॉब्लम है तो आप अपील करो, बट आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करके ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा आरटीपी May 26 का डिस्कशन पूरा हुआ। वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को वीडियो शेयर करो, क्योंकि जितना डिटेल में हम आरटीपी का डिस्कशन कराते हैं उतना डिटेल में शायद ही कोई कराता हो। और आपको जीएसटी में कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप जीएसटी विद चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको सारे के सारे डाउट्स विद इन एन आवर और मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स मैं पर्सनली आपके सारे डाउट्स सॉल्व करता हूँ। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।